Welcome students, this is CLAT 2026 preparation series and together we are working on our English section. So we have already started the reading comprehension and verbal ability part and today we are going to further develop some of the advanced techniques for our reading comprehension skills. But before we get into that, let's start with oh my god, what is this section? As I've explained in my previous strategy videos that this section is aimed at developing a familiarity with more heavily loaded fancy words and when you're coming across some sort of difficult statements, your mind should be in habit of looking at it and dealing with it. So अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट बी अफ्रेड, ये जानबूझ के डिफिकल्ट बनाया गया है सो दैट एग्जाम में अगर ऐसा हो दैट यू कम अक्रॉस अ स्टेटमेंट जिसमें 5-6 वर्ड्स ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो भी यू हैव अ हैबिट ऑफ वर्किंग अराउंड इट और तुम्हारा दिमाग उससे डर के ना भागे. सो प्लीज डोंट बी स्कैर्ड अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी. ओके, सो लेट्स सी व्हाट दिस इज. The city hummed with an electric vibrancy, neon billboards flickering like restless constellations above the congested streets. Amid the cacophony of blaring horns and hurried footsteps, Ava navigated the labyrinthine alleyways, her pulse quickening with anticipation. A surreptitious glance over her shoulder confirmed her suspicion. She was being followed. सो मैंने यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग लिख दी है ना, यू कैन ऑलरेडी सी दिस बट जस्ट लाइक इफ पॉसिबल तो उसको ना देखते हुए एक बार उसमें से एक मीनिंग निकालने की कोशिश करिए, बिकॉज इफ योर माइंड गेट्स यूज टू दिस ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन द एग्जाम एनवायरनमेंट. सो मैं बिफोर एक्सप्लेनिंग टू यू आई वुड लाइक टू शो अ पिक्चर. कुछ ऐसा सा सिटी लाइफ वो ये लाइंस आपकी शो कर रही हैं. Now let's try to break this. A city hummed with electric vibrancy. So hummed का मतलब होता है जैसे आप गुनगुनाते हो या गाना गाते हो तो तो उसको humming कहते हैं. तो making low continuous sound. So that's hummed with electric vibrancy. वाइब्रेंसी मतलब लाइव वाइब्रेंट, जैसे किसी की बहुत लाइवली सी पर्सनालिटी होती है तो उसको बोलते हैं वाइब्रेंट है, बहुत ही एनर्जेटिक सा है. बिल बोर्ड्स आपको पता है जो एडवर्टीजमेंट वाले बोर्ड्स होते हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वाले बोर्ड्स है ना जो लाइट एमिट कर रहे हैं, तो इनको बिल बोर्ड्स बोलते हैं. सो बिल बोर्ड्स फ्लिकरिंग लाइक रेस्टलेस कॉन्स्टिलेशन. तो फ्लिकरिंग मतलब जैसे कैंडल की लाइट होती है, उसकी जो लौ होती है और वो ऐसे ऐसे हिलती है, उसको फ्लिकर करना कहते हैं, यानी कि शाइन कर रही है या बर्न करते वक्त उसकी जो लौ हल्का हल्का हिलती है, उस हल्के हल्के हिलने के मोशन को फ्लिकरिंग बोलते हैं. तो जब आपने देखा होगा कि जो बिलबोर्ड्स वगैरह से भी जो लाइट आ रही होती है रात में, ऐसा लगता है कि वो भी हल्का हल्का हिल सी रही है, वो जिसको कहते हैं जगमगा सी रही है, तो वो फ्लिकरिंग हो गई. लाइक रेस्टलेस कॉन्स्टिलेशन. तो रेस्टलेस तो आपको पता है कि एग्जाम से पहले जब रेस्टलेस लगता है, यू नॉट एट रेस्ट, यू नॉट एट पीस, दैट्स रेस्टलेस. कॉन्स्टिलेशंस यू नो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन, जैसे आपने पढ़े ही होंगे कॉन्स्टिलेशन साइंस में. अबव द कॉन्जेस्टेड स्ट्रीट्स. कोकोफनी का मतलब है एक लाउड अनप्लेजेंट नॉइज. की कोकोफनी जैसे जो रोड का ट्रैफिक का नॉइज होता है वो कोकोफनी का होता है. इट्स लाइक वेरी लाउड एंड अनप्लेजेंट. ब्लेरिंग भी सिमिलरली बहुत ही लाउड और हार्श नॉइज होती है. ठीक है, जैसे हॉर्न वगैरह के लिए वर्ड्स यूज होते हैं. नेविगेट करना, कि you're finding your way through a journey, जैसे कि you're navigating your glad journey also, तो आप you're just like finding your way through it. ठीक है. नाउ लेब्रिंथाइन एलिवेज, इसका मतलब है कि भूल भुलैया जैसे कॉम्प्लेक्स मेज लाइक स्ट्रक्चर. की कई बार होता है ना एक के बाद एक गली, ये गली लीडिंग टू वो गली लीडिंग टू तीसरी गली, तो ऐसा कुछ लेब्रिंथाइन एलिवेज. ओके. एंड एंटिसिपेट करना, एंटिसिपेशन इज कुछ एक्सपेक्ट करना, कि वी आर ऑल एंटिसिपेटिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट, उस तरीके से कुछ आशा करना, एंटिसिपेशन. अ सरप्शियस ग्लैंस. सरप्शियस मतलब सीक्रेटिव और ग्लैंस मतलब क्विक लुक. तो सरप्शियस ग्लैंस यहाँ पे, सरप्शियस ग्लैंस ओवर और शोल्डर मतलब ऐसे हल्का सा यूं करके सीक्रेटिवली थोड़ा जल्दी पीछे की तरफ देखना, एक आइडिया लेने के लिए कि कोई फॉलो कर रहा है क्या. So the whole meaning is the city hummed with electric vibrancy, neon billboards flickering with restless constellations above congested streets. तो एक तरफ congested streets में एक normal city life दिख रही है कि वहाँ पे जो ट्रैफिक का शोर है और वो सब हो रहा है. And there is this girl Ava जो शायद किसी गली में घुस करके गलती से
मेज लाइक भूल भुलैया में, गलियों की भूल भुलैया में फंस गई है, और इसकी वजह से वो थोड़ी नर्वस हो रही, तो हर पल्स क्विकनिंग, पल्स मतलब आपकी जैसे हार्ट की पल्स होती है, आपकी हार्ट बीट होती है, तो जब आप थोड़े नर्वस होते हैं या डर लग रही है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, तो हर पल्स क्विकनिंग विद एंटिसिपेशन कि मतलब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस सोच के साथ उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है। और फिर उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो है शायद पीछे, तो पीछे एकदम मुड़ने की बजाय ऐसा होता है ना कि उसने हल्का सा यूं करके अंदाजा लेने की कोशिश की, तो इट्स अ सरप्शियस ग्लैंस। तो ओवर हर शोल्डर, यानी कि ऐसे शोल्डर, आपके शोल्डर से सरप्शियस ग्लैंस, एंड देन शी रियलाइज कि शी इज बीइंग फॉलोड। सो ये एक छोटा सा ये एक पिक्चराइजेशन है इसमें। तो ये आपको जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि सिटी लाइट क्या है, कॉन्स्टिलेशन लाइट, बिल और ये वो, ठीक है। So this is what is being described. Now, let's get to the topic of today. I hope that was not too heavy for you. So आज हम सीखेंगे स्किमिंग, स्कैनिंग और एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की डिफिकल्ट चीजें आ भी जाएं, हाउ वी डील विद देम यूजिंग स्किमिंग, स्कैनिंग एंड एक्टिव रीडिंग। सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। व्हाट व्हाई इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चैलेंजिंग? जैसे अभी हमने छोटा सा ही एक पैराग्राफ लिया, तो वी इट रिक्वायर्स रीडिंग बोथ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मीनिंग। एक्सप्लिसिट मतलब जो सामने से ऊपर ऊपर से दिख रही है, और इम्प्लिसिट मतलब जो इम्प्लाइड है या जो उसके अंदर की मीनिंग है। तो कई बार फिलोसॉफिकल एसेज वगैरह, फिलोसॉफिकल अगर पैराग्राफ्स आ जाते हैं तो उसमें कुछ तो उसका साफ साफ जो शब्दों का मतलब है उसका कुछ एक मतलब निकलता है, और एक उन सब के अंदर एक छुपा हुआ मतलब होता है, वो एक इम्प्लिसिट मीनिंग होती है। तो आपको दोनों समझना होता है। Passages may include complex vocabulary, abstract ideas और dense sentence structures। तो dense sentence structure का तो एग्जांपल मैंने अभी आपको दे दिया। It was dense मतलब normally this is not a very normal way of writing, like जानबूझ के इतने सारे heavy words भर देना। It's just dense sentence structure। वो complex vocabulary उसमें डाली हुई है, blaring भी डाल दिया, cacophony भी डाल दिया, और कई बार उसमें abstract ideas होते हैं कि कुछ ऐसे philosophical से ideas। तो ये सब चीजें भी कई बार पैसेजेस का पार्ट होती हैं जो एक आपको चैलेंज प्रेजेंट करती है। एंड देन ऑलवेज टाइम कॉन्स्ट्रेंट, इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रोसेस डिटेल्स व्हाइल मेंटेनिंग एक्यूरेसी। तो आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो इसलिए आपको डिटेल्स भी ग्रास्प करने हैं, आपको डिटेल्स भी समझने हैं, और आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। Different passages types: narrative, argumentative, factual. So when we do the passages we'll deal with ये सब क्या है, I mean किस तरीके का पैराग्राफ narrative है and all that. Then importance of reading strategies in CLAT. Effective reading strategies help in managing time and maximizing comprehension. So कई बार बच्चे पूछते हैं कि like why do we have to understand what this is? क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत important है टाइम मैनेज करना. So you should have those techniques ताकि आप टाइम भी बेहतर मैनेज कर पाएं और मैक्सिमाइज कर पाएं अपनी अंडरस्टैंडिंग. Okay, so mastering techniques like skimming, scanning, and active reading, it ensures your better performance. Developing a strategic approach avoids common mistakes like excessive rereading और missing key idea. क्योंकि अगर आपने थोड़ा कैजुअल अप्रोच रखा तो होता है कि आप शुरुआत की जो चीजें पढ़ रहे हैं, बाय द एंड ऑफ द पैसेज आप उनको भूल गए, तो आपको बार बार रिविजिट करना पड़ता है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम. नाउ, how skimming, scanning, and active reading can save time. Skimming, it allows for a quick understanding of the main theme and structure. तो कई बार होता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आपने बस जल्दी जल्दी पढ़ लिया, ओके ओके दिस इज व्हाट दिस इज टॉकिंग अबाउट, तो ये हो गई आपकी स्किमिंग. स्कैनिंग, इट हेल्प्स लोकेट स्पेसिफिक डिटेल्स कि मतलब उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक पूछा हुआ है कि ये इन्वेंशन किसने किया या ये किस डेट पे हुआ अकॉर्डिंग टू पैसेज, तो वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वहाँ स्कैनिंग काम आती है. और एक्टिव रीडिंग का मतलब है कि इट इम्प्रूव्स एंगेजमेंट. आप थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह बना लेते हैं, मतलब आई टेल यू एग्जैक्टली कैसे क्या करना है. क्वेश्चनिंग, समराइजेशन, ये सब चीजें ये आपकी प्रिपरेशन फेज में ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि वहाँ आपके पास एग्जाम में नोट्स बनाने का टाइम नहीं होगा. एंड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्किल्स, मैं अभी आई एग्जैक्टली टेल यू कि इनको कैसे कॉम्बिनेशन में यूज करना है. सो you have to read like Sherlock Holmes, and you don't have to read it like WhatsApp मैसेज. जैसे WhatsApp पे लंबे लंबे मैसेजेस आ जाते हैं ना कि यूनेस्को ने इंडिया को पता नहीं कौन सा भी अवार्ड दिया, और इस तरीके का लंबा सा एक मैसेज होगा, तो आप उसको हाँ वेगली देख लेते हो कि हाँ ठीक है, जब सम सॉर्ट ऑफ स्कैन. बट जैसे शेरलॉक होम्स होता है कि वो हर एक चीज को देखता है कि आप कैसे, ये कैसे बैठा है, कैसे उठा, इसने कैसे कलर का कपड़ा पहना है, ऑल दोस थिंग्स. तो शेरलॉक होम्स वाला अप्रोच रखना है, व्हाट्सएप मैसेजेस वाला अप्रोच नहीं रखना है. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज स्किमिंग. तो स्किमिंग बेसिकली सिंपल भाषा में बोले तो रैपिड रीडिंग टू गेट अ जनरल आइडिया. तेजी तेजी मतलब एज इन मूवी का ट्रेलर जैसा.
कि आपकी मूवी 3 घंटे की है, तो आपको मूवी डायरेक्टर्स एक ट्रेलर दे देते हैं टू गिव यू अ जनरल आइडिया कि ये मूवी इस बारे में मोटी मोटी होगी शायद। तो बस बेसिकली आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा रीड कर लेते हो कि समझ सको कि मोटा मोटा ये पैसेज है किस बारे में। ठीक है। skimming is a quick reading technique that is used to grasp the overall theme, structure and flow of a passage. Instead of reading every word, the focus is on headings, topics, sentences, and key phrases. It helps in quickly identifying what the passage is about without going into full detail. Now, it is used to identify the main topic and key points. By scanning the titles, subheadings, first and the last sentences of the paragraph, and the repeated words, you can understand the core argument or subject of the passage. Skimming is useful when trying to determine the author's primary message, tone, and perspective. This technique helps to locate important transitions, shifts in viewpoints, and summary statements that give clues about the passage's key idea. So basically, मोटा मोटा पैसेज में किस टोन में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, पॉजिटिवली बात हो रही है, नेगेटिवली बात हो रही है, इस तरीके का एक आइडिया। जैसे दो लोगों में अगर बात हो रही है और आप होता नहीं इन द पासिंग सुनते हुए जाते हो कि अच्छा क्या बात हो रही है, अच्छा इस इंसान के बारे में बात हो रही थी, लग तो रहा था कुछ पॉजिटिव से ही बात हो रही थी। तो इट्स जस्ट दैट स्किमिंग। अब करना कैसे है स्किमिंग? यू ट्राई टू रीड द टाइटल, सब हेडिंग्स, फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। तो टाइटल पढ़ने से क्या होगा, इट गिव्स एन इमीडिएट क्लू अबाउट द पैसेजेस सेंट्रल थीम और सब्जेक्ट मैटर। कई बार आपके पैराग्राफ, आपके जो पैसेजेस होते हैं उसकी सोर्स दी होती है आपके एग्जाम में, और कई बार उससे कुछ कुछ आइडिया लग जाता है। बट अगर नहीं भी है तो ये आप जैसे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको उसमें जो टाइटल दिया हुआ होता है उससे आपको एक आइडिया लग जाता है ना कि ये किस बारे में बात होगा। उसके एक नीचे सब थीम भी होती है न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में। तो आपको ये दोनों चीजें पढ़ के एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने वाला है, ये ई व्हीकल्स के बारे में बात करने वाला है, और कुछ इस नोट पे बात होगी कि इनका क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है, इस तरीके के नोट पे। तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। देन फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, ये भी आपको बहुत कुछ बताते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में इट ऑफन कंटेन समराइजिंग की क्या डिस्कस करेंगे। जैसे आप बात भी करते हैं ना कि सुनो सुनो तुम्हें पता है इसके बारे में ये हुआ, तो आप इस तरीके से शुरू करते हैं, तो इंसान को एक आइडिया मिल जाता है, अच्छा हम अभी इस बारे में बात करने जा रहे हैं। और ऐसे ही जब लास्ट सेंटेंस उस पैराग्राफ का होता है तो उसमें आप रैप अप कर देते हैं, फिर ये हुआ ये हुआ ये हुआ, इसलिए ऐसा ऐसा ऐसा। तो इस तरीके से फर्स्ट और लास्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ में आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं कि आप थोड़ा सा आइडिया निकाल सकते हैं कि इस पैराग्राफ में मोटा मोटा क्या बात हुई है। बट अगेन अ वर्ड ऑफ कॉशन कि कई बार बच्चे खाली फर्स्ट और लास्ट उनको लगता है लाइन पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, दिस कैन बी वेरी डेंजरस। तो मैं बाय द एंड ऑफ द वीडियो एक्सप्लेन भी करूंगी कि कैसे इसको स्कैनिंग के साथ मिलके यूज करना है, खाली स्किम करने से काम नहीं चलेगा। सो एट दिस पॉइंट लेट्स जस्ट बी फोकस्ड ऑन हाउ स्किमिंग इज डन इफेक्टिवली। बट इसका मतलब ये नहीं कि खाली स्किमिंग से काम चल जाएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। When reading a newspaper editorial, the headline and subheadings they often reveal the main issue and stance. Like I said कि अगर आपने हेडलाइन पढ़ ली उसके नीचे की सबलाइन पढ़ ली तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किस बारे में बात करने जा रहे हैं। फिर कई बार कुछ रिपीटेड वर्ड्स होते हैं जिसको अगर आप फॉलो कर लें तो आपको थोड़ा आइडिया पड़ जाता है कि ये क्या मुद्दा है मोटा मोटा। तो ऑफन ऑथर्स उन रिपीटेड वर्ड्स को या उनको की थीम्स का भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो। तो जैसे कि मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन एनर्जी, इस तरीके की चीजें तो आपको कई बार दिखाई देंगी क्योंकि ये सब रिलेटेड चीजें हैं। तो आपको ऐसे ऑल थ्रू द पैराग्राफ स्कैटर्ड वो दिख जाएगा। तो आपने जब नजर डाली, सरसरी निगाह से देखना जिसको बोलते हैं, वही होती है स्किमिंग। तो आपने जब नजर डाली ना आपको ये सब चीजें दिख गई तो यू गेट एन आइडिया व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट। ओके। देन यू हैव टू इग्नोर अननेसेसरी डिटेल्स। अगेन दिस विल कम विद प्रैक्टिस, क्योंकि अभी आप सोच सकते हैं कि नेसेसरी डिटेल क्या है, अननेसेसरी डिटेल क्या है, ये कैसे पता चलेगा। ये सिर्फ ऐसे पता चलेगा जब आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे एंड आपने एक आदत आपके माइंड में डेवलप कर ली होगी एक्सट्रैक्ट करने की। बाकी आई ऑल्सो टेल यू सम ऑफ द की वर्ड्स जो डिफाइन, जैसे हमने पिछले पैराग्राफ में भी, सॉरी पिछले प्रेजेंटेशन में भी ये चीज देखी थी कि कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो खामखा में लंबा कर देते हैं स्टेटमेंट को, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं स्टेटमेंट को। तो उस तरीके की चीजें आपको प्रैक्टिस से आपके दिमाग अपने आप रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा। तो स्किमिंग में जरूरी है कि आप मुद्दे मुद्दे की वर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उस पे आपका दिमाग जाए, ये। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट दिस पैराग्राफ या पैसेज इज अबाउट।
So many passages they include extra details, long descriptions और examples to support arguments. But सारे के सारे essential नहीं है, ठीक है? Avoid spending too much time on minor statistics, anecdotes. Anecdotes मतलब छोटी छोटी stories type की चीज और additional explanations unless they directly relate to the main idea. अभी जब हम पैराग्राफ करेंगे तो I'll explain in the paragraph also कि what this point is referring to. Focus on the core argument, key facts and the author's perspective. तो भाई मुद्दे पे चिपकना है आपको कि ये बाकी की जो चीजें हैं उन पे नहीं उतना ज्यादा रुकना है और जो मुद्दे की बात हो रही है अगेन मुद्दा क्या है मुद्दा क्या नहीं है ये इवेंचुअली प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा बट हाँ इफ यू रीड द पैसेज विद दिस ऑन इन योर माइंड कि अच्छा अच्छा ठीक है कोर मैसेज क्या है ओके ओके ये इस समराइज आपका दिमाग करता है आपने एक पैराग्राफ पढ़ा तो आपने दिमाग समराइज कर लेगा अच्छा ये कोर मैसेज था इस पैराग्राफ में अगला पैराग्राफ पढ़ा फिर उसका कोर मैसेज क्योंकि आप पूरे एक एक लाइन नहीं याद रख सकते हैं तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू फोकस ऑन द कोर आर्ग्यूमेंट स्किमिंग तो सरसरी निगाह से देख लेना इट हेल्प्स यू इन दैट एस्पेक्ट okay so when reading an economics passage ignore the long examples of inflation मतलब महंगाई in different countries and focus instead on the definition and causes of inflation तो अगर कोई इकोनॉमिक्स का पैसेज है जिसमें इन्फ्लेशन की बात हो रही है कि महंगाई के क्या डायनेमिक्स होते हैं ऊपर नीचे होने के तो आपको उसमें मान लीजिए उसने अलग अलग कंट्री का एग्जांपल दिया है कि जर्मनी में ऐसा हुआ या इंडिया में ऐसा हुआ यूएसए में ऐसा हुआ एंड हेंस इन्फ्लेशन ऐसा 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 होता है तो आप इन्फ्लेशन की डेफिनेशंस पे ध्यान दीजिए सर अलग अलग एग्जांपल पे उतना स्टिक करने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर उसने मान लीजिए क्वेश्चन पूछा तो वो पूछ सकता है कि इन्फ्लेशन को डिफाइन करिए तो आप अगर उसके एग्जांपल्स में ही लॉस्ट हो गए तो क्या पता दैट माइट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू या फिर वो आपका उसमें काफी अननेसेसरी टाइम चला जाएगा सो बट एटलीस्ट आपको आपने अगर स्किम थ्रू कर लिया है तो यू विल नो कि इट्स टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन और थोड़ा अलग अलग कंट्री का एग्जांपल दिया और उसके बाद इन्होंने बता दिया कि इन्फ्लेशन ज्यादा कितना ज्यादा खराब है या कितना ज्यादा अच्छा है तो ये 3 पॉइंट पे आपने एक पैराग्राफ दिमाग को बता दिया तो ये चीज इतना तो दिमाग रिटेन कर सकता है फिर अगले पैराग्राफ पे जाएगा फिर उसमें फिर 2-3 पॉइंट्स के फॉर्म में इसको रिटेन कर लेगा तो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी इस पैराग्राफ के बारे इस पैसेज के बारे में कि व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट ठीक है नाउ अब हम ये इसको पढ़ते हैं एंड लेट्स सी हाउ वी स्किम थ्रू दिस पैसेज सो द टाइटल इज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मुद्दा तो पता है कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है आई नो पैसेज में आपके पास टाइटल नहीं होते हैं कई बार या फिर नहीं ही होते हैं क्लैट में तो वो हेल्पफुल आपके लिए नहीं होगा बट फिर भी अगर आप अदरवाइज भी जो चीजें रीड कर रहे हैं आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स वगैरह रीड कर रहे हैं तो उसमें आप ये अप्रोच अभी रख सकते हैं ठीक है so yes, the Industrial Revolution, which began in the late 18th century in Britain, marked a significant transformation from agrarian economies to industrialized production. This period was characterized by the invention of machinery such as spinning jenny, steam engine, power loom, which revolutionized textile production and manufacturing processes. The introduction of coal powered steam engines led to the development of railways, enabling faster transportation of goods and people. Cities expanded rapidly as rural populations migrated to urban centers in search of factory jobs. While industrialization improved productivity and economic growth, it also led to poor working conditions, child labor, and environmental pollution. The shift from handmade goods to machine based manufacturing laid the foundation for modern economies and global trade. तो लाइक समझ में आ रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है तो रीड द टाइटल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट इंडिकेट्स द पैसेज इज अबाउट हिस्टोरिकल इकोनॉमिक चेंजेस मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो एक क्रांति आई थी बेसिकली उसकी बात होने वाली है नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द ईच पैराग्राफ तो फर्स्ट सेंटेंस है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हिच began in the late 18th century in Britain marked a significant transformation from agrarian economies to industrialized production. एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर पे यानी कि खेती बाड़ी पे जो इकोनॉमी बेस्ड है जैसे हमारा देश आजाद होने के जस्ट बाद ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे किसान उस समय बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे हमारी इंडिया की जो जीडीपी है उसमें ऐड करते थे ऐड करने के लिए और अब धीरे 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 अब आपको दिखता होगा कि उतने लोग किसानी में नहीं इन्वॉल्व हैं तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग और चीजों में इन्वॉल्व होने लगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का
तो ये इससे एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो ये इंडस्ट्रियल क्रांति थी, इसने एक शिफ्ट लाया है एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्शन की तरफ। तो ये लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, मार्क्ड सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब चीजें इतना ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्शन पे शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपको एक मेन आइडिया समझ में आ गया कि इस पैसेज का जो मेन आइडिया है वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, वो है। अब लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं पैराग्राफ का। The shift from handmade goods to machine-based manufacturing laid the foundation for modern economies and global trade. तो ये अब इसमें हमको समझ में आ गया ना कि इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बता रहा है। तो हमने पहले ही समझ लिया था कि ये कुछ तो भी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी। तो जो हैंडमेड गुड्स होते हैं, यानी कि पहले खेती वगैरह बहुत ही मैकेनिकल तरीके से होती थी, मतलब मशीन्स वगैरह उतनी नहीं होती थी, तो जो हैंडमेड चीजें उसमें ज्यादा इन्वॉल्व थी। या फिर जैसे कि कोल्हू का बैल बैल कोल्हू चला रहा है, अगर आई डोंट नो, यू गाइस आर टू यंग टू नो व्हाट इट इज, मे बी जस्ट गूगल करके देख लेना, या पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा बैल बैल चला रहे हैं। तो पहले उस तरीके की चीजें थी, अब ट्रैक्टर आ गया है और भी इस तरीके से सोफिस्टिकेटेड मशीनरी आ गई है जो क्या कहते हैं उसे, एग्रीकल्चर में भी हेल्प करती है और बाकी प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई हैं। तो सब मशीन वगैरह आने की वजह से प्रोसेसिंग या पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत ही आसान हो गया है। तो इस तरीके से इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज का जो पूरा क्रांति आई, इंडस्ट्रीज के सेटअप होने की जो पूरी क्रांति आई, उसके इम्पैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर आप इसका फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इतने से ही आप ये ग्रास्प कर पाएंगे। तो ये स्किमिंग है, क्विकली आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, डा 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 डा, लास्ट पैरा लास्ट सॉरी क्विकली आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी, ओके ओके ओके, दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, लास्ट लाइन पढ़ी, तो आपको एक बहुत अच्छे से एक ब्रीफ आइडिया मिल गया। ठीक है, now identify key repeated words and ideas. So key repeated words: transformation, industrialization, factories, economic growth, manufacturing, steam engine, productivity. तो इससे समझ में आ रहा है कि आपने ये तो पहले ही पढ़ लिया था लाइन में, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ गए हैं। और क्या कहते हैं, अब ये सब जो चीजें हैं इनसे आपको ये और क्लैरिटी बढ़ रही है। अब आपके पैराग्राफ में स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम, इस तरीके के वर्ड्स भी, मतलब इस तरह के इन्वेंशंस को भी बताया गया है। तो अब ये एक अननेसेसरी डिटेल है कि आपको एक एक इन्वेंशन मेमोराइज नहीं करना है दिमाग में, मेन मेन आइडिया मेमोराइज करना है कि एक एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ट्रांसफॉर्म हुए हैं, इससे मैन्युफैक्चरिंग में फायदा हुआ है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, कुछ इस तरीके की बातें हो रही, तो आपके दिमाग में एक आइडिया बैठने लगेगा। आपको मशीन्स वगैरह के नाम नहीं मेमोराइज करते हैं। Ignore the unnecessary details. Skip the detailed description of individual machines and transportation method. तो अगर मान लीजिए इसमें और अगर कोई स्पिनिंग जेनी के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताया गया होता तो शायद वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट स्किमिंग के परस्पेक्टिव से नहीं है। स्किमिंग इज जस्ट वन ऑफ द टेक्निक्स। तो ये मत सोचिएगा कि आपको खाली स्किम करके आंसर्स करने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी विल डू ऑल द थ्री टेक्निक्स एंड वी विल बी यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम। सो प्लीज ऐसा मत करना कि पहले 10-15 मिनट में तुम वीडियो सुनो और उसके बाद तुमको लगे कि चलो मैंने सीख लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड, वरना आधी नॉलेज कैन बी वेरी डेंजरस। So you have to again ignore the unnecessary details. So basically मोटा मोटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री की बात हो रही है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, मॉडर्न इकोनॉमी एस्टैब्लिश हो गई। तो ये एक बिग पिक्चर ऑफ द पैराग्राफ है कि ये मोटा मोटा पैराग्राफ में बात हो रही है, ये ट्रेलर है उस पूरी मूवी का एक तरीके से। The final skimmed summary of the paragraph can be like this: the Industrial Revolution led to a shift from agrarian societies to industrial economies driven by technological innovations. It increased productivity, expanded urban areas, and laid the foundation for modern global trade. Okay? तो बेसिकली इतने लंबी लाइंस के साथ दिस इज द छोटा सा मैसेज दैट दिस पैराग्राफ और दिस पैसेज वाज ट्राइंग टू गिव। नाउ आवर सेकंड टेक्निक, व्हाट इज स्कैनिंग। स्कैन करना तो आपने सुना ही होगा कि कई बार कुछ होता है जो स्कैन थ्रू इट, ऐसा बोलते हैं कि यू स्कैन थ्रू द इंफॉर्मेशन, तो वील अंडरस्टैंड बेटर। तो स्कैनिंग इट्स अ टारगेटेड रीडिंग स्ट्रैटेजी। तो अभी हमने देखा स्किमिंग इतना टारगेटेड नहीं है, सरसरी निगाह से देखना, मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक एक नजर मार लेना जिसको बोलते हैं। बट स्कैनिंग इज अ मोर टारगेटेड अप्रोच, या यू आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। सो यू आर लाइक मे बी वर्ड बाय वर्ड भी नहीं पढ़ रहे, बट फिर भी स्किमिंग की तरह एकदम ऊपर से भी नहीं निकल रहे हैं।
So instead of understanding the entire text, you quickly move through it to locate the specific information that you're looking for. चाहे वो कोई डेट हो, कोई नेम हो, कोई डेफिनेशन हो, कोई कीवर्ड हो जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो स्कैनिंग है कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू आर स्कैनिंग. आपको मोटा मोटा मैसेज समझना है देन यू स्किम. तो search for specific information in a passage. Unlike skimming, where you focus on the overall idea, scanning is more focused and precise. You're not reading to understand, but instead search for a particular fact or detail. It works best when you have a question in mind. So जब आपने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया पैसेज के बाद, तो आपको पता है कि भाई व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर. तब वहां पे स्कैनिंग विल कम हैंडी, स्कैनिंग यूजफुल हो जाएगी. तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है व्हाट ईयर डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगन, तब आपको वो स्पेसिफिक चीज ढूंढनी होगी. हु डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मान लीजिए कोई आइंस्टाइन का या कुछ इस तरीके का पैराग्राफ है जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात हुई, जिसमें एक लाइन में किसी साइंटिस्ट का नाम मेंशन्ड है, तो आपको देखना है कि वो स्पेसिफिक साइंटिस्ट का नाम कहाँ मेंशन्ड है. देन यू विल बी लाइक स्कैनिंग थ्रू द थिंग. व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो जहाँ पे कॉज स्पेसिफिकली बताया होगा वहां पे आपको वो इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी है, तो वो स्कैनिंग है. So it helps in the exam. You try to find and extract the exact information that your question is asking. Okay. It helps you in finding the dates, name, important terms quickly. Numbers and capitalized words, sometimes they give you some sort of idea about year वगैरह कहाँ होगा या इस तरह की चीजें. And then when you are looking for a name, you have to move your eyes through the text जहाँ capitalized words हो. तो इस तरीके की चीजें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पिछले साइड में उसने पूछा हु डिस्कवर्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो आपको पता है एक नाम होगा. नाम हमेशा कैपिटल से शुरू होता है, तो ऐसे देखो मोटा मोटा कि अच्छा अच्छा कहाँ कैपिटल से ये नाम दिख रहा है, ये नाम दिख रहा है, ये नाम दिख रहा है, फिर उसके आगे की लाइन पढ़ लो. दिस पर्सन डेवलप्ड ऐसा लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नहीं 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 नहीं, इसका तो नाम किसी और पर्पज से यूज हुआ है. तो इस तरीके से आपको वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को कैसे लोकेट करना है, कि कोई ईयर है तो आप नंबर्स के लिए ढूंढोगे. तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे अब आपको अपनी पूरी लिस्ट जो आती है उसमें अगर आपको उस पेज, आपको पता है कि इस पेज पे आपका रोल नंबर कहीं होगा, तो आप यू लाइक यू नो ना, वो पहले आप पहला नंबर ढूंढते हो, ओके, फिर सेकंड नंबर ढूंढते हो, फिर थर्ड नंबर के साथ. तो इस तरीके से वो होती है एक स्कैनिंग प्रोसेस, दैट यू आर स्कैनिंग थ्रू द पेज टू फाइंड योर रोल नंबर इन द रिजल्ट्स. तो इट्स समथिंग लाइक दैट, द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग. So move your eyes quickly over the text. For example, glide. Glide करना मतलब quickly move करना. So your eyes are gliding over the text rapidly. So if searching for the effects of pollution, move your eyes across the passage looking for words like impact, consequences और environmental damage instead of reading everything. तो भाई क्वेश्चन ने अगर ये पूछा ना कि what as per the passage what is the effect of pollution on the say water bodies, तो इफेक्ट के लिए आप सोचोगे अच्छा इम्पैक्ट वर्ड कहीं ढूंढ लो, कॉन्सिक्वेंसेज, एनवायरमेंटल डैमेज, इस तरीके के वर्ड्स अगर कहीं दिख रहे तो जल्दी से वहां रुको और देखो उसके आगे की लाइन क्या है. तो क्या वो बात कह रहा है जो आप ढूंढ रहे हैं, नहीं कह रहा, फिर आगे बढ़ो. ठीक है. तो इस तरीके से आप वो स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढते हो अपने दिमाग में चीजें रख करके कि कैसे वो कहाँ किस जगह पे मिल सकती है. फोकस ऑन कीवर्ड्स, नंबर्स एंड कैपिटलाइज्ड वर्ड्स. तो इस तरीके से आपको क्या इंफॉर्मेशन पूछ रहा है उस हिसाब से आपको उस पैराग्राफ में घुस के वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, दैट इज स्कैनिंग. अब जैसे इन अ पैसेज अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, इफ आस्क्ड अबाउट द फर्स्ट कंप्यूटर, फोकस ऑन स्कैनिंग फॉर द वर्ड्स लाइक फर्स्ट कंप्यूटर, कहीं फर्स्ट कंप्यूटर कीवर्ड ही हो, या इन्वेंशन वर्ड कहीं आपको दिख जाए, या डेवलप्ड वर्ड दिख जाए, या एलन ट्यूरिंग का नाम पता है तो फिर एलन ट्यूरिंग का नाम ही ढूंढ लो पैसेज में. ऐसी another example could be if searching for a specific scientific concept, look for capitalized terms like Newton's law. तो अब न्यूटन और का एन और एल कैपिटल्स में होगा, तो थोड़ा सा देखो कैपिटल लेटर में कोई वर्ड लिखा हुआ है, या थियरी ऑफ रिलेटिविटी अगेन कैपिटल्स में लिखा होगा, आइंस्टाइन का ई कैपिटल में लिखा होगा. तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि अगर आपको स्कैन करना है तो किस तरीके से स्कैन करना है इस चीज का. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यूज योर फिंगर और पेन टू गाइड द रीडिंग. तो जब आप रीडिंग कर रहे हैं, जैसे मेरी आदत है, आप देख रहे होगे कि मैं बार बार मेरी उंगली भी मूव करी इवन व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग. सो इवन व्हेन आई एम इमेजिनिंग अबाउट रीडिंग ना, तो आई एम लाइक पुटिंग माई फिंगर ऑन दिस एंड जस्ट रीडिंग इट लाइक दैट. दिस इज रियली हेल्पफुल. तो अभी जैसे अभी आप लोग रीडिंग शुरू भी कर रहे हैं, तो व्हेन यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, ट्राई कि वो पेन के साथ आप बैठे और ऐसे पॉइंट करते 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 पढ़े. इवेंचुअली वो स्पीड अप हो जाएगा, तो वो आपके इमेजिनेशन में सेट हो जाएगा. देन मे बी यू विल नॉट इवन नीड इट, but it will initially it will help you in maintaining your focus when you're trying to scan through quickly. And also your eyes will be able to jump back
जहाँ आगे जाना है पीछे जाना है, से अगर आप वर्ड इम्पैक्ट ढूंढ रहे हैं, पहले पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ, तो वो थोड़ा सा आपका फोकस बेहतर कर देता है। आपके आई हैंड मूवमेंट का कंट्रोल बेटर बेटर हो जाता है, यहाँ वरना आपकी आईज बड़े पोर्शन पे फोकस करेगी। जब पेन का पॉइंटिंग है तो वो छोटे पोर्शन पे फोकस करेगी, छोटा छोटा छोटा, इस तरीके से वो आपके लिए ज्यादा बेटर और टारगेटेड अप्रोच हो जाएगा। और जहाँ आपके पास टाइम की इतनी कमी है, आप ऐसे बड़े चीज पे लाइक बड़े पोर्शन पे फोकस करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो यू कैन एक्चुअली ट्राई यूजिंग अ फिंगर और पेन टू गाइड योर रीडिंग. Now let's see how we are going to scan. Let's read this passage. The Wright brothers, Orville and Wilbur, made history on December 17, 1903, when they successfully flew the first powered airplane at Kitty Hawk, North Carolina. The aircraft, the Wright Flyer, was made of wood and fabric and had a wingspan of 40 feet. The historic flight lasted only 12 seconds and covered a distance of 120 feet, but it marked the beginning of modern aviation. Over the next few years, the Wright brothers continued improving their designs, leading to longer and more stable flights. In 1908, they demonstrated their plane in France, gaining international recognition. Their contributions to aeronautics laid the foundation for future advancements in their air travel. Today, the aviation industry, worth billions of dollars, owes much to their pioneering efforts. Pioneer का क्या मतलब होता है? या pioneering efforts का क्या मतलब होता है? सो पाइनियर इज समथिंग या somebody जिसने कोई चीज पहली बार की है, तो वो उसको पाइनियर बोलते हैं। तो पाइनियरिंग एफर्ट्स मतलब कि ये एविएशन का जो इंडस्ट्री है, जो ये एयरप्लेन वगैरह की जो इंडस्ट्री होती है, इसको एविएशन इंडस्ट्री कहते हैं। तो उस इंडस्ट्री में इन्होंने ये इनका ये पहला एफर्ट था, तो ये पाइनियर्स थे। तो पाइनियरिंग एफर्ट। ओके। अब आपको मान लीजिए ये क्वेश्चंस है कि व्हेन डिड द राइट ब्रदर्स मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, या व्हेन डिड द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट टेक प्लेस, या व्हाट वाज द नेम ऑफ द एयरक्राफ्ट, हाउ लॉन्ग डिड द फ्लाइट लास्ट। तो आपको एक साथ नहीं पढ़ना है, यू लाइक रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू गो बैक टू पैसेज एंड ट्राई टू लोकेट थिंग्स, यू रीड द सेकंड क्वेश्चन, ट्राई टू लोकेट थिंग्स स्कैन करके, ठीक है। एंड इन विच ईयर डिड द राइट ब्रदर्स डेमोन्स्ट्रेट देयर प्लेन इन फ्रांस। अब अगेन जैसे पहला क्वेश्चन है वो एक डेट की बात कर रहा है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। आप यू लुक फॉर नंबर्स कि कहाँ कहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं, वहां पे जाके देखो क्या ये पहले फ्लाइट की डेट है, नहीं, क्या ये क्या कहते हैं किसी और चीज की डेट वो हो सकती है। तो लाइक यू जस्ट ट्राई टू लोकेट द डेट इन द पैराग्राफ एंड सी उस डेट के आगे क्या लिखा है। देन वेयर डिड द फर्स्ट पावर प्लेस टेक प्लेस। अगेन स्कैन फॉर द नेम ऑफ लोकेशन। अगेन वो नेम है लोकेशन का, तो वो कैपिटल्स में लिखा होगा, तो देखो कहाँ कहाँ किसी कंट्री या किसी जगह का नाम मेंशन्ड है। देन what was the name of their aircraft, again capitalized words use देखो कहाँ कहाँ पर है, अगर कोई भी पहला वर्ड कैपिटल्स में है। और ये चीज प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो और आप दिमाग में एक आइडिया के साथ आप अपनी आंखों को गाइड करेंगे, तो इवेंचुअली कोऑर्डिनेशन सेट हो जाएगा। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे कैसे कैपिटल्स पे फोकस करते हुए हम ढूंढेंगे, बट इफ यू प्रैक्टिस इट इनफ वो हो जाएगा। यू जस्ट वंस यू नो द आइडिया एंड यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि कब वो प्रोसेस ऑटोमेट हो गई। तो अभी सुनने में चीजें भले ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही लंबे स्टेप्स लग रहे हैं, बट प्रैक्टिस के साथ दिस थिंग विल बिकम अ वेरी ऑटोमेटेड थिंग। मतलब अब रियल इवेंचुअली रियलाइज होना भी बंद हो जाता है कि लाइक यू आर डूइंग दिस एंड देन यू आर डूइंग दिस स्टेप्स टू। ठीक है। देन हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट फ्लाइट लास्ट, स्कैन फॉर टाइम ड्यूरेशन अगेन, क्योंकि अगर आप कोई डेट देख रहे हैं तो ऐसे 17 1903 इस तरीके से करके लिखी होगी या 4 डिजिट्स का होगा, बट टाइम ड्यूरेशन तो छोटा होगा, तो 2 डिजिट का होगा। तो इस तरीके से दिमाग लगा के आपको स्कैन करना है कि एग्जैक्टली exactly जो इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं उसको आप कम से कम टाइम में एक्सट्रैक्ट कर ले पूरे पैसेज में से। what was the wingspan of the right flyer, again scan for numbers, छोटा नंबर। इन विच ईयर डिड द राइट ब्रदर्स डेमोन्स्ट्रेट देयर प्लेन इन फ्रांस। तो आप पहले ही एक बार जब स्कैन कर चुके होंगे, तो आपको थोड़ा सा क्या पता, यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस इन्फॉर्मेशन, तब तो तुरंत आप सेकंड पैराग्राफ में पहुंच जाएंगे कि ओके ये वाला था। बट यू हैव टू गो बैक एंड लाइक कम बैक टू द क्वेश्चन एंड गो बैक टू द पैसेज। ये प्रोसेस कई बार होगी, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत ही टारगेटेड अप्रोच से उसमें घुसें। तो ये हो गई आपकी स्कैनिंग। तो हमने स्किमिंग समझ लिया, मोटा मोटा मैसेज पैसेज के बारे में समझने के लिए। हमने स्कैनिंग समझ लिया टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कुछ अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब व्हाट इज एक्टिव रीडिंग। तो एक्टिव रीडिंग इज समथिंग जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कई बार होता होगा कि आपने देखा होगा कि आपने पूरा पैराग्राफ पूरा पैसेज पढ़ लिया और उसके एंड पे यू डोंट फील
कि लाइक क्या था क्या इसमें, आपसे कोई अगर पूछ ले कि अच्छा तुमने ये किसके बारे में था, क्या था, तो यू नो जस्ट आर नॉट एबल टू हैव एनी आइडिया कि था क्या ये, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो अगर आपको ऐसा है कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं पैसिव रीडिंग। लाइक आपको लगता है कि भाई वर्ड बाय वर्ड सब कुछ पढ़ा एंड येट यू डोंट हैव इट इन योर माइंड, तो इट्स जस्ट पैसिवली रीडिंग। तो पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, आपको एक्टिव रीडिंग करनी है, आपको इंगेज करना है पैसेज के साथ, हर लाइन के साथ आपको इंगेज करना है, तभी कुछ फायदा है। सो पैसिव रीडिंग में क्या है, बस आपकी आईज या दे आर जस्ट मूविंग अक्रॉस द वर्ड बट दे आर नॉट ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड, वो नहीं करना है। नाउ एक्टिव रीडिंग रिक्वायर्स यू टू एक्टिवली interact with the text, identifying again main ideas, key arguments, author's tone and purpose, making connections between paragraphs, themes and perspectives, asking questions about the content, what is the central argument, why is the author include this example। तो इस तरीके से आपको तुरंत दिमाग चलाते रहना है और आप क्वेश्चंस पूछेंगे, आप क्या ढूंढ रहे हैं, अगर इस चीज की क्लैरिटी आपको है तो आप एक्टिवली इंगेज कर रहे हैं। सो इफ रीडिंग अ पैसेज ऑन क्लाइमेट चेंज देन डोंट एब्जॉर्ब फैक्ट्स, question the arguments, analyze the evidence presented and evaluate how different viewpoints are structured. दिस थिंग विल हेल्प यू रिटेन इन्फॉर्मेशन एंड इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन। तो जैसे हमने जब ये चैलेंज डिस्कस किया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि पहली लाइन पढ़ते हैं और आखिरी लाइन तक पहुंचते पहुंचते दिमाग से बाहर कि व्हाट इट वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये सब जो टेक्निक्स हैं ये आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिटेन करने में हेल्प करता है, कि भाई आपने जब शुरुआत में ही उसको ध्यान से पढ़ा तो आपको एक आइडिया है कि अच्छा ये इस बारे में चीज है, तो जब आप सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आपका एक स्टोरी बिल्ड होता रहेगा, तो फिर वहां पे चीजें कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट नहीं होगी। और जब आप बार बार स्कैन करने के लिए वापस भी जा रहे हैं पैसेज पे तो आपको एक आइडिया रहेगा, अच्छा इसकी बात तो शुरुआत में हुई थी, इसकी बात तो इवेंचुअली लेटर पार्ट ऑफ द पैसेज में हुई थी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिवली इंगेज करें पैसेज के साथ, तो आपको ये भी अच्छे से याद रहेगा किस बारे में कहाँ पे बात हो रही थी। So when you engage actively with the passage, your brain processes and stores the information better, making it easier to recall later. Active reading allows you to absorb details more efficiently, reducing the need for excessive rereading. वरना आपको बार बार जाना पड़ेगा, पूरा ज्यादा लंबे लंबे पोर्शंस बार बार पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज आपको रिटेन ही नहीं हुआ है कि ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी अभी। और एंड ऑल्सो यू आर फिल्ड विद नर्वस एनर्जी इन द एग्जाम टाइम, तो इसलिए ये आपको शायद अभी लग रहा हो कि नहीं छोटा सा पैसेज है याद रह जाएगा, बट लाइक उस समय ये हो जाता है कि आपने पूरा पढ़ डाला एंड यू लाइक कब कहाँ कहाँ ये स्टार्टिंग में था कि एंडिंग में था, और आप बार बार आपको पूरा पूरा रीरीड करना पड़ रहा है। Or again, by breaking down complex information into smaller digestible chunks, you improve understanding of difficult vocabulary or technical terms. You develop an ability to summarize passages in your own words and recognition of the underlying themes and arguments. Studies show that active reading techniques like highlighting, note taking and summarizing it enhances the retention by 50% compared to passive reading. तो अभी जो एक्टिव रीडिंग, अभी जैसे मैंने नोट मेकिंग और हाइलाइटिंग की यहाँ पे बात की, तो ये एग्जाम में नहीं करना है, ये आपको अभी अपने प्रैक्टिस फेज में करना है। ताकि अभी आप मैन्युअली ये चीज करेंगे कि आप हाईलाइट कर रहे हैं या आप नोट्स बना रहे हैं या समराइज कर रहे हैं एक एक लाइन में, तो वो धीरे धीरे दिमाग इस चीज को प्रोसेस करेगा और इस चीज को ऑटोमेट करेगा। तो ऑटोमेशन की एक पूरी जर्नी होती है। ऑटोमेशन से आप समझ रहे हैं ना कि भाई आपको ये स्टेप्स दिमाग में ऐसे एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप के फॉर्म में ना है, वो प्रोसेस इतनी स्मूथ हो चुकी हो ना कि वो एक स्टेप जैसी ही लगे। तो इसलिए अभी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप एडिटोरियल अगर पढ़ेंगे, तो पूरा पैराग्राफ जब आप पढ़िए तो कोशिश करिए कि उसमें उस पूरे पैराग्राफ को आप एक लाइन में समराइज करके वही न्यूज़पेपर के बगल लिख दीजिए। सिमिलरली अगले पैराग्राफ पे आइए, तो आप जब कुछ दिन में जब कुछ एडिटोरियल जैसे पढ़ चुके होंगे फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डोंट वरी कि आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप एग्जाम में ये चीज करिए, बट अभी आप ये चीज कर लेंगे ना तो एग्जाम में आपको ये मैनुअली आपको लिख लिख के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग को वो प्रोसेस पता होगी कि कैसे पढ़ो और उसमें से उसको कैसे एक लाइन में अपने दिमाग में समराइज कर लो। तो ये चीजें हैं कि अभी आप उसमें हाईलाइट कर दीजिए इंपॉर्टेंट वर्ड, या फिर इस तरीके से आप कुछ उसको अंडरलाइन कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए और फिर एक लाइन में समराइज कर दीजिए। इफ नॉट द होल एडिटोरियल, एटलीस्ट कुछ पैराग्राफ आप समराइज करके देखिए, या फिर पूरे एडिटोरियल को आप 2 से 3 लाइन में कर दीजिए। ठीक है, दैट्स अप टू यू, बट एटलीस्ट उसको करेंगे तो आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन रिटेन करने की आदत डेवलप होगी, एंड दैट इज द होल गेम अबाउट आरसी। कि आप को बस एक बार इन्फॉर्मेशन रिटेन होने लगी ना, फिर तो आप आराम से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे और आपका स्पीड रीडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी, आपकी स्पीड बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा।
ठीक है. सो यू हैव टू रीड लाइक एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड नॉट लाइक you're स्क्रॉलिंग थ्रू योर इंस्टाग्राम, कि आपको एकदम हर एक लाइन को एकदम समझ के समझ लेना है कि अच्छा अब ये था ये था ये था ये था ये था. भले आपको वर्ड बाय वर्ड की चीजें पता ना भी हो तो भी, बट आपको पता होना चाहिए कि अच्छा शुरुआत में ये बात कर रहा था इम्पैक्ट की, अब ये उसके बेनिफिट्स बता रहा है, अब ये उसके नेगेटिव्स बता रहा है, और फाइनली इसने बताया कि मिला जुला करके इम्पैक्ट है. तो एक पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में, यू कैन नॉट कीप एवरी फाइन डिटेल इन योर माइंड. ठीक है. स्ट्रक्चर दिमाग में है तो यू कोई क्वेश्चन आया इम्पैक्ट पे, तो आपको पता है कि फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड हाफ में की तरफ देखना है, आपको तुरंत से आंसर मिल जाएगा. ठीक है. तो ये है एक्टिव रीडिंग. सो एक्टिव रीडिंग कैसे करनी है? आस्क द क्वेश्चंस व्हाइल रीडिंग, व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन. तो अगर कोई पूरा पैराग्राफ ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लिया तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऑथर ने इस सब्जेक्ट के बारे में, इस मुद्दे के बारे में पॉजिटिवली बात की है या नेगेटिवली बात की है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू एंड आई वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, सो बाय द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन you'll know whether say if we are talking about some ex person, so by the end of the conversation you'll know whether I like the ex person or not. बशर्ते आप मेरी बात सुन रहे हो. इट्स नॉट लाइक जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे हैं. नॉट लाइक दैट. डोंट डू दैट. सो यू शुड रीड विद द क्वेश्चन इन योर माइंड कि ओके व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन, कहना क्या चाह रहा है, लाइक खुश है बंदा या दुखी है, क्या समस्या है इसको. सो लाइक ओपिनियन क्या है मोटा मोटा. यू डोंट हैव टू लाइक नो द एग्जैक्ट लाइन कि किस लाइन में अभी उसने ओपिनियन बताया, बट एक आइडिया होगा. तो कोई क्वेश्चन अगर टोन के बारे में है तो you'll be able to answer that question immediately, वापस जाना भी नहीं पड़ेगा आपको. देन समराइजिंग द की पॉइंट्स मेंटली, लाइक आई सेड कि पहले अभी आप अगर मेंटली नहीं कर पा रहे हैं तो डू इट मैन्युअली. आप लिखे वहां पे पूरा पूरा एडिटोरियल पढ़ के, चाहे उसको 3-4 वर्ड्स में या 50 वर्ड्स में कोशिश करें समराइज करने की, नहीं तो आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ भी ये कर सकते हैं, ताकि आपको फिर इवेंचुअली आपके दिमाग को ये समझ में आ जाए कि अगर पूरा एक हमने पैराग्राफ पढ़ा है तो उसका एसेंस क्या था. एक लाइन में आप वो लिखते हैं, अच्छा इस पैराग्राफ में बेनिफिट्स ऑफ से कोई नई टेक्निक के बेनिफिट्स की बात हो रही है, अगले पैराग्राफ में मल्टीपल व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट करके उसके पॉजिटिव्स दिखा रहे हैं. तो इस तरीके से एक लाइन दो लाइन में अगर आप समराइज कर लेंगे तो इट विल कंप्लीटली चेंज योर आरसी गेम. देन नोटिंग द ऑथर्स टोन, इज द राइटर न्यूट्रल और बायस्ड. अगेन कई बार किसी किसी क्वेश्चन किसी किसी पैसेज में आप देखेंगे कि ऑथर बहुत ही स्ट्रांगली किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि नहीं, ये जो नई एआई टेक्नोलॉजी आई है सबकी नौकरी जा रही है, इतने इतने लोग क्या कहते हैं उसे, उसकी वजह से नौकरी से जा चुके हैं, यूएन की रिपोर्ट आई है उसने बताया है फ्यूचर में भी इतने लोगों की नौकरी जाने का खतरा है. तो मतलब सारे नेगेटिव ही एविडेंसेस उसने शो किए. दैट मीन्स एक बायस, एक नेगेटिव पॉइंट से बोल रहा है. या फिर न्यूट्रल कि उसने बताया कि ये भी एक यूएन की रिपोर्ट आई है, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई, उसमें ऐसा ऐसा है, एंड एक न्यूट्रल अप्रोच रखा है. तो इस तरीके से व्हेन यू आर रीडिंग थ्रू द लाइन कि यूएन रिपोर्ट वाला आपने लाइन पढ़ा, नौकरी जाने वाला आपने लाइन पढ़ा, तो उसमें ये भी समझने की कोशिश करो कि टोन क्या है. ठीक है. तो अगेन ये सब क्वेश्चंस में तो फिर आपके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स निकलेंगे, यू वोंट इवन हैव टू गो बैक टू री रीडिंग. तो ये आपको जब आप रीड कर रहे हैं, अगर आप एक्टिवली रीड कर रहे हैं तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर्स उसी समय आपके दिमाग में होंगे. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि एग्जैक्टली कैसे कैसे करना है. आस्किंग द क्वेश्चंस व्हाइल रीडिंग, मैंने लाइक मोटा मोटा मैंने आपको स्किम करते हुए बता दिया है कि एग्जैक्टली कैसे रीड करना है. सो वील जस्ट क्विकली रन थ्रू दीज. आस्किंग द क्वेश्चंस व्हाइल रीडिंग, तो जब आप रीड कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूछिए कि भाई ऑथर का ओपिनियन क्या है इस टॉपिक के बारे में. कि जैसे मान लीजिए आपने पहला लाइन से ग्रास्प समझ में आ गया आपको कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो आप देखो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पॉजिटिवली देख रहा है ऑथर या नेगेटिवली देख रहा है. उसने कई सारे मशीन्स का एग्जाम्पल दिया और बताया कि इसने प्रोडक्शन को तेज कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव ही बोल रहा है. तो आप अगर उसने सेकंड पैराग्राफ में भी इसी तरीके की बात की तो यू विल नो ओपिनियन इज पॉजिटिव. अगेन, डज द ऑथर प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट देयर क्लेम्स, तो उसने मशीन्स के एग्जांपल दिए हैं, उनका यूज दिया दिखाया है, तो यू सी कि हाँ एविडेंस वगैरह दिए हैं सपोर्ट करने के लिए. इज द आर्ग्यूमेंट बैलेंस्ड और डज इट लीन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर बायस. व्हाट आर द की assumptions बिहाइंड दिस व्यू पॉइंट, कि मतलब किस किस बेसिस पे उसने ये अपना व्यू बनाया है. Now, this approach will sharpen your analytical skills and help to spot the contradictions, logical fallacies और gaps in reasoning. तो ये बेसिकली रीजनिंग ही है एक तरीके से. तो ये अप्रोच अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलेंगे तो ये आपको रीजनिंग में भी हेल्प करता है. For example, if reading a passage on climate change policies, ask, is the author in favor of strict government regulations or do they advocate for market driven solutions? तो अगेन जब आप उसको पढ़ेंगे इस अप्रोच से तो अपने आप
में ही दिमाग से क्वेश्चन करिए कि अच्छा ठीक है, ये मतलब उस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन होना चाहिए, या फिर मार्केट ड्रिवन सॉल्यूशंस की इंडस्ट्रीज वगैरह अपने हिसाब से मार्केट को जैसा लगता है वैसे चीजें करें। तो ये एक हो गया कि अपने दिमाग में क्वेश्चन जनरेट करते हुए जब आप पढ़ेंगे ना, तो अपने आप ही आंसर मिलता जाएगा और वो रिटेंशन उसका रहेगा दिमाग में। ठीक है। समराइजिंग की पॉइंट्स मेंटली, ये मैंने आपको समझा दिया है कि अभी आप मेंटली मत करें, अभी आप पूरा लिख लिख के करें। इफ यू हैव सम टाइम, अगर आप एकदम एग्जाम सर पर ही है तब तो यू कैन नॉट डू इट फिजिकली, इट्स बेटर कि मेंटली ही सीधे करें। बट अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो प्लीज अभी आप उसको लिख लिख के थोड़ा कुछ शुरुआती कुछ पैराग्राफ्स या कुछ पैसेजेस को लिख लिख के करें। फिर इवेंचुअली वो अपने आप ही मेंटली दिमाग में आने लगेगा और उससे बहुत ही अच्छा रिटेंशन होता है। नोटिंग द ऑथर्स टोन, इज द राइटर न्यूट्रल और बायस्ड, अगेन वो आप देखिए कि वो न्यूट्रल है, ऑब्जेक्टिव है या आर्ग्यूमेंटेटिव है, परsuade करने की कोशिश कर रहा है, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, सार्कास्टिक या क्रिटिकल है, ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट क्या होता है? तो ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो होपफुल है, जो पॉजिटिव चीजों की तरफ देख रहा है कि ये सोल्यूशन तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे इम्पैक्ट्स शो करेगा फ्यूचर में। तो वो उसके बारे में होपफुल है, तो वो उसके बारे में ऑप्टिमिस्टिक है। पेसिमिस्ट होना, अगर उसको लग रहा है कि ये कोई से एआई एआई तो सब कुछ नेगेटिव ही करने वाला है, लोगों की नौकरियां जाने वाली है, या फिर इवेंचुअली वो अनएथिकल चीजों को की तरफ डायरेक्शन में ह्यूमैनिटी को ले जा सकता है, तो ये एक पेसिमिस्टिक अप्रोच हो गया, यानी कि नेगेटिव तरीके से सोचना है फ्यूचर के बारे में। तो आप जब उस पैराग्राफ को पढ़े या उस पैसेज को पढ़े, तो यू हैव टू सी कि पॉजिटिव एग्जाम्पल या पॉजिटिव एविडेंसेस प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है तो वो ऑप्टिमिस्टिक है। अगर वो ज्यादा नेगेटिव चीजें ही प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है तो पेसिमिस्टिक है। अगर दोनों का बैलेंस कर रहा है तो वो एक न्यूट्रल तरीके से या बैलेंस्ड अप्रोच है। So, for example, if the author says, despite the so-called economic reforms, the situation has worsened, तो ये एक तरीका क्रिटिसिज्म शो कर रहा है। तो हो सकता है वो इवेंचुअली और धीरे 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 आप रियलाइज करें कि वो एक पेसिमिस्टिक अप्रोच रख रहा है, या फिर वो एक क्रिटिसिज्म कर रहा है, या एक न्यूट्रलिटी नहीं है इसके टोन में। तो इस तरीके से आपको टोन्स वगैरह समझनी, क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं टोन के बारे में। तो यानी कि जब आप को इस बारे में इस मतलब शुरुआत से ही ध्यान में रखना है कि ऑथर की टोन को पकड़ने की कोशिश करो। आगे क्वेश्चन पूछा है तो वेल एंड गुड, नहीं भी पूछा है तो भी वो आपको दूसरे क्वेश्चन से भी ऐड करता है, इन्फेरेंस निकालने में ऐड करता है या ऑप्शंस एलिमिनेट करने में ऐड करता है। तो इसलिए ये चीजें तो आप इन अप्रोच के साथ तो पढ़ो ही स्टार्टिंग से ही। लाइक इवेंचुअली क्वेश्चन आया है टोन पे तो वेल एंड गुड, नहीं भी आया तो अगेन लाइक आई सेड, ये अदरवाइज भी हेल्प करेगा। नाउ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स इन अ पैसेज, कि आपको कई बार अगर आप जल्दी जल्दी में आप ध्यान भी नहीं देते हो कि कौन सा व्यू पॉइंट ऑथर का है, या फिर आपको लगेगा कि अरे अभी तो पॉजिटिवली बात कर रहा था, अभी ऑल ऑफ अ सडन नेगेटिव कहाँ से आ गया। तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिखाने की कोशिश करता है कई बार ऑथर, एक बात के सारे आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए। सो आपको समझना है कि अच्छा ये एक व्यू पॉइंट है, ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, अब ये दूसरा व्यू पॉइंट है। तो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट है, ये मतलब एक व्यू पॉइंट है, इसके कॉन्ट्रास्टिंग है, या फिर ये इसको सपोर्ट करता हुआ है। क्योंकि कई बार आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस पैराग्राफ इस पैसेज में इस तरीके इस स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करता हुआ आर्ग्यूमेंट कौन सा है, या स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट को वीकन करता हुआ आर्ग्यूमेंट कौन सा है। तो इसलिए आपको मल्टीपल व्यू पॉइंट्स जो उसमें दिए हुए हैं वो समझने की जरूरत है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पैसेज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेजेंट्स वन आर्ग्यूमेंट इन फेवर, सेज कि एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं ई व्हीकल से, एंड वन आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट्स अगेंस्ट, जैसे कि वो बोले कि अगर बहुत ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई होती है, तो रिकॉग्नाइजिंग बोथ द व्यू पॉइंट्स विल हेल्प इन आंसरिंग द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करेक्टली। तो अगर वो पूछता है कि भाई उसने मान लीजिए एक स्टेटमेंट दे दिया कि ए व्हीकल्स आर गोइंग टू बी बून फॉर द ह्यूमैनिटी, which of the arguments present in the passage strengthens it, तो आप environmental benefit वाला argument उसको strengthen कर रहा है अगर वो ऑप्शन में दिया है, तो you will be able to recognize it। तो इस तरीके से आपको समझना है कि क्या फेवर में जा रहा है, क्या अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है। नाउ वी हैव दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड लेट्स सी कि हमने जो भी स्किमिंग, स्कैनिंग, एक्टिव रीडिंग की बारे में समझा है, हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। Okay, so the question is, skim the passage and summarize the main idea in one sentence. Okay, one sentence, let's see. So, the use of computer generated visual displays in courtrooms is growing as awareness of their ability to recreate crime scenes spreads. Displays currently in use range from still pictures in series that mimic simple movement to sophisticated simulations based on complex applications of rules of physics and mathematics.
by making it possible to slow or stop action, to vary visual perspectives according to witnesses' vantage points, or to highlight or enlarge images. Computer displays provide litigators with tremendous explanatory advantages. Soon, litigators may even have available graphic systems capable of simulating three dimensions, thus creating the illusion that viewers are at the scene of crime or accident, directly expressing its occurrence. So अभी मैं काफी स्लो पढ़ती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि एज आई एम रीडिंग इवन इफ यू आर जस्ट लिसनिंग यू आर एबल टू ग्रास्प कि व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैराग्राफ. आपको इतना स्लो नहीं पढ़ना है बट इट्स ओके कि आप अभी इतना स्लो पढ़ रहे हैं बिकॉज अगेन इफ यू आर इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ द प्रेपरेशन इट्स ओके गो स्लो बट सी टू इट कि हर एक चीज समझ के पढ़ रहे हैं. ठीक है, आप इवेंचुअली स्पीड अपने आप आ जाएगी. Now, skimming through the passage, अभी हमने अगर देखा था use of computer generated visual displays in the courtroom is growing as awareness of their ability to recreate crime scenes spread. तो मुद्दा है computer generated visual displays और कोर्ट रूम में उनका जो यूज है वो बढ़ रहा है. कुछ इस बारे में ही पूरा पूरा पैराग्राफ है. तो ये आपको फर्स्ट लाइन से आइडिया मिल गया. देन अगेन लास्ट लाइन, सून लिटिगेटर्स में हैव available graphic systems capable of simulating three dimensions, thus creating illusion that viewers are at the scene of accident or directly experiencing its occurrence. तो ये दिख रहा है कि पॉजिटिव बात कर रहा है कि भाई सून कुछ और ऑप्टिमिस्टिक है कि हाँ फ्यूचर में कुछ तो भी इसका फायदा होने वाला है. तो ये पहली लाइन और आखिरी लाइन से हमें समझ में आ गया कि मुद्दा क्या है, कंप्यूटर से जनरेट होने वाले विजुअल डिस्प्ले और इसके बारे में वो पॉजिटिवली बात कर रहा है, फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक है. इतना आपको समझ में आ जाता है फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ से ही. तो अगर आपको स्किम करना है तो द इंक्रीजिंग यूज ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल डिस्प्लेज इन कोर्ट रूम इनहांसेस लीगल प्रेजेंटेशंस बाय सिम्युलेटिंग क्राइम सीन्स एंड इंप्रूविंग जूरर्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एविडेंस. कि मतलब अगर ये कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल डिस्प्लेज यूज कर रहे हैं तो जैसे उसने बोला वो थ्री डायमेंशनल इमेज बन के आ जाएगी तो ज्यादा अच्छे से कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स होंगी. सिम्युलेट करना मतलब उस चीज को उस सिचुएशन को प्रेजेंट करना उसकी एक मॉडल टाइप का बना करके. तो वो जो ये कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल डिस्प्लेज हैं सिमुलेट कर पाएंगे क्राइम सीन्स को. पूरा पूरा क्राइम सीन का एक 3D मॉडल सामने रख दिया तो ऑब्वियसली वहां पे कोर्ट रूम में ज्यादा आसान हो जाएगा, ज्यादा बेहतर हो जाएगा एविडेंसेस को समझ के डिसीजंस ले पाना. तो मोटा मोटा यही कह रहा है ये पैराग्राफ. अब स्कैन करते हैं टॉपिक क्या है इस पैराग्राफ का, कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल डिस्प्लेज इन कोर्ट रूम, इनका इस्तेमाल. पर्पस क्या है, टू रिक्रिएट क्राइम सीन्स एंड इम्प्रूव एविडेंस प्रेजेंटेशन. अब टाइप ऑफ डिस्प्लेस की जो बात की है, स्टिल पिक्चर्स मिमिकिंग मूवमेंट, sophisticated simulations using physics and mathematics, functions of visual displays. तो ये सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन है. ये आपको जरूरी नहीं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करें. मैंने आपको ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप स्कैनिंग से पता कर सकते हैं. ठीक है, मे बी खाली टॉपिक और पर्पस ही आप समझने की कोशिश करें, आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है. मे बी क्वेश्चन पूछ रहा है देन यू कैन गो बैक एंड स्कैन फॉर दिस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप पहले ही टाइप्स को ध्यान रखें, फंक्शंस को टाइप ध्यान रखें, बट एटलीस्ट स्किम करें और देखें व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट एंड देखें कि अच्छा आगे यहाँ पे पहले इसने मेंशन किया है व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, इसके बाद इसने यहाँ कहीं तो डिस्प्ले के टाइप्स की बात करी हुई है, इसने यहाँ कहीं तो फंक्शंस की बात करी है, कि अगर क्वेश्चन में आया तो आप तुरंत उस जगह पहुंच जाएंगे कि अच्छा इसने कौन कौन से टाइप की बात की है. या फिर क्वेश्चन ने पूछा कि एग्जैक्टली क्या फंक्शन है तो आपको पता है यहाँ पे लोकेट करना है फंक्शंस को. तो ये चीज है. ठीक है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आप स्कैनिंग शुरू करते हैं. शुरुआत से आपको दिमाग में हर एक चीज पॉइंट रखेंगे तो कुछ भी नहीं रुकेगा. नाउ आइडेंटिफाइंग ऑथर्स व्यू, कि ऑथर के व्यूज क्या है किसी चीज के बारे में. तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये लाइन यूज हुई है, लिटिगेटर्स हैव ट्रिमेंडस एक्सप्लेनेटरी एडवांटेजेस. तो यानी कि ट्रिमेंडस मतलब कि बहुत ज्यादा. ट्रिमेंडस एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल यानी एडवांटेजेस यानी कि बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है कि भाई इसके तो बहुत ही एडवांटेजेस होने वाले हैं. तो अगर आपको ट्रिमेंडस एक्सप्लेनेटरी का मतलब नहीं भी पता है या बहुत भारी लग रहा है, एडवांटेजेस होंगे इसके. दैट मीन्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है इस टेक्नोलॉजी की तरफ. तो ऑथर का व्यू पॉजिटिव है इस टेक्नोलॉजी की तरफ. Then making it possible to slow or stop action to vary visual perspective. So it is highlighting the usefulness. तो अगर ये लाइन से पता चल रहा है कि वो कुछ पॉजिटिव उसका यूजफुलनेस दिखा रहा है, यानी कि उसके बारे में पॉजिटिव ही एटीट्यूड रख रहा है. Soon
लिटिगेटर्स में इवन हैव अवेलेबल 3 डायमेंशनल सिमुलेशंस। तो ऐसे बोल रहे हैं ना कि फ्यूचर में तो ये भी अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि पूरा 3 डायमेंशनल सामने क्राइम सीन बना के डिस्प्ले कर देगा वो। तो एक इंथुजियाज्म शो हो रही, तो एक ऑप्टिमिज्म है, एक होप है, तो एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है। तो इस तरीके से आपको जो ये लाइंस हैं, आपको इस तरीके से ऑथर की टोन भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप करते हैं इन तीनों टेक्निक्स का। व्हाट इज स्किमिंग, स्कैनिंग एंड एक्टिव रीडिंग? तो स्किमिंग इज रीडिंग क्विकली टू ग्रास्प द मेन आइडिया, फोकस ऑन हेडिंग्स, कीवर्ड्स एंड फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। जैसे कि यू आर वॉचिंग द बॉलीवुड मूवी का ट्रेलर, जो कि 3 आवर मूवी का खाली 2 मिनट का ट्रेलर है, तो वो एक स्किमिंग का एग्जाम्पल हो गया। स्कैनिंग, सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लाइक डेट्स, नेम्स और फैक्ट्स। स्कैनिंग, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, उस टारगेटेड अप्रोच से रीड करना होता है। इट्स लाइक आप अपना रोल नंबर ढूंढ रहे हो सीबीएसई के रिजल्ट में। ठीक है, मतलब रिजल्ट में जैसे बहुत सारे रोल नंबर्स लिखे होते हैं, यू आर लुकिंग फॉर योर स्पेसिफिक रोल नंबर, तो वो आप उसके लिए यू स्कैनिंग थ्रू द रिजल्ट। Active reading, engage with the passage, make mental notes, think critically. Like watching suspense thriller, you try to guess the twist before it happens. यानी कि आप जब पढ़ते जा रहे हो तो आप गेस करो, अच्छा हाँ ओके ये होगा, इस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, इस टाइप से करके। तो ये जो अब अगर आपने ये चीज समझ ली है, तो आपको पूरा लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे लेक्चर पे बार बार सारी स्लाइड्स पे गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। आप खाली ये एक स्लाइड भी पढ़ लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। नाउ, अब ये चीजें हमने पढ़ ली, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि हम ये स्किमिंग, स्कैनिंग या एक्टिव रीडिंग को हमको कैसे करना है। एक्टिव रीडिंग तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो एक लार्जर अप्रोच है, ये तो करते ही रहना है। उसके बाद स्किमिंग और स्कैनिंग को लेकर के काफी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, काफी सारे मिथ्स भी है इसकी वजह से। सो वी रियली नीड टू डील विद दिस पॉइंट कि एग्जैक्टली exactly खाली स्किम कर देने से काम हो जाएगा। कि कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम खाली फर्स्ट और लास्ट लाइन से ही चीजों का मतलब निकाल सकते हैं, तो हम पूरा पढ़ने में टाइम क्यों स्पेंड करें। हम इससे अच्छा है कि पैसेज का फर्स्ट लास्ट लाइन पढ़ के क्वेश्चंस पे जाएं। तो ऐसा नहीं है, इससे आपका स्पीड आ जाएगा बट एक्यूरेसी नहीं आएगा। खाली फर्स्ट और लास्ट लाइन से आपको मोटा मोटा आइडिया मिल रहा है, बट क्वेश्चन में अगर उसने कुछ स्पेसिफिक पूछ लिया और उसके बेसिस पे आपने खाली आंसर कर दिया, तो वहां पे वो बहुत बहुत डिजास्टर्स प्रूव हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि खाली फर्स्ट और लास्ट लाइन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो वो हो जाएगा। वो खाली आपको रिटेन करने के लिए एक स्टेप, एक फाउंडेशन देने के लिए कि ये, इससे आपका रिटेंशन, एक स्ट्रक्चर, एक खाका, एक फ्रेमवर्क बन जाता है, जिसकी वजह से you are able to retain the information better. So when you have to like go back to the passage again and again, you are able to do it in lesser amount of time and you know exactly किस point पे जाना है। और या फिर इस तरीके के जो questions होते हैं inference based या tone based, तो आपको जब पूरा clarity है about the passage, you will be able to deal with them better. So it's just for that, you just cannot only skim and answer the questions. I cannot emphasize on this point enough कि खाली skim करके you cannot answer the question. Skimming is always used in combination with scanning. तो खाली स्किम करके फर्स्ट लास्ट लाइन पढ़ करके आप खाली आंसर नहीं कर सकते। तो इसका ये जो मैंने खाली स्किमिंग के बारे में आपको कुछ टेक्निक्स बताई, डोंट थिंक खाली इतने से काम हो जाएगा। वो एक ही स्टेप है, जब तक पूरा स्टेप नहीं लोगे सारे गोल तक नहीं पहुंचोगे। ठीक है, कई बार सारे पैराग्राफ, और ये भी एक बात है कि जो एग्जामिनर बैठा है वो आपसे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको भी पता है कि बच्चे ये काम कर सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में वो सच में भी ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे कि 2020 का मैं पेपर देख रही थी, तो उसमें क्या है, फर्स्ट कुछ एक स्टोरी थी उसमें किसी ऑथर की, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम। तो अब स्टोरी में क्या है भाई, पहले लाइन और आखिरी लाइन के बेसिस पे तुम कैसे जानोगे कि वो मुद्दा मुद्दा क्या है, क्योंकि वो तो स्टोरी है ना, वो बिल्ड होगी और किसी कंक्लूजन तक पहुंचेगी। तो ये हमेशा हेल्पफुल नहीं भी होगा। सो डोंट थिंक कि खाली पहली आखिरी लाइन पढ़ करके काम हो जाएगा। अगर से क्लाइमेट चेंज का कोई पैराग्राफ है, उसमें शायद ये हेल्प करेगा, कोई स्टोरी है तो वह हेल्प नहीं भी करेगा। तो यू ऑल्सो हैव टू सी कि कौन सी टेक्निक कहाँ काम कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है। तो ये बिल्कुल भी मत करना कि खाली स्किम करके तुम क्वेश्चन के आंसर करो, क्योंकि तुमने क्या पता गलत समझ लिया और तुमने आंसर कर दिया, आंसर गलत हो गया। एक गलत आंसर कैन कॉस्ट यू अ लॉट। नाउ कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि एक अप्रोच है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैराग्राफ पे जाएं। तो आप तो मतलब ऐसा माना जाता है, एक ऐसा व्यू पॉइंट है कि इस तरीके से जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप ज्यादा टारगेटेड रीडिंग कर रहे होंगे, कि वो स्कैनिंग आपकी पहले ही शुरू हो जाएगी, बिकॉज यू नो कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो ऑल्दो ये मुझे ऐसा लगता है पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे मेरी ये आदत है कि मैं तो ये करती हूँ
कि मैं पहले क्वेश्चन जल्दी से सरसरी निगाह से देख लेती हूँ, मतलब उसको पूरा वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ती हूँ। तो सिर्फ 5 क्वेश्चन है तो मेरे को पता है कि अच्छा इसने टोन के बारे में पूछा हुआ है, तो आई बी वेरी स्पेसिफिक कि हाँ टोन तो ध्यान देते रहना है, या कोई वर्ड का डेफिनेशन पूछा हुआ है या इन्फ्रेंस वगैरह पूछा हुआ है, तो मेरे को मोटा मोटा दिमाग में रहता है, एंड देन उस अप्रोच से मैं रीड करती हूँ। बट कई स्टूडेंट्स को ये अप्रोच नहीं भी जमता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये हो जाता है कि ऑलरेडी पांच चार पांच क्वेश्चंस में उन्होंने चार पांच चीजें देख ली, अब दिमाग तो में तो वो अटक गया। अब जब पैराग्राफ पैसेज रीड करना शुरू कर रहे हैं ना, तो ऑलरेडी दिमाग ऑक्यूपाइड है उन चीजों पे, तो वो रिटेन नहीं हो रहा है। तो जब तुम अगर एकदम ओपन माइंड से, फ्री माइंड से उसको रीड करोगे, तो तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर, एक स्टोरी डेवलप होगी। बट अगर ऑलरेडी दिमाग में कुछ चीजें हैं, तो दिमाग लोडेड है, तो दिमाग पूरा मीनिंग ग्रास्प नहीं करता उस पैराग्राफ की। वो ढूंढ रहा है कि अच्छा अच्छा ये वर्ड कहाँ है, ये वर्ड कहाँ है। तो पहले दो तीन चार लाइन तो उसने मिस कर दी कि इस दो तीन चार लाइन में क्या बात हो रही थी। तो अगला इन्फरेंस वाला क्वेश्चन वो कैसे करेगा? तो फिर उसको बार बार जाके पढ़ना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, तो कई बार रास्ता लंबा हो जाता है। तो इसलिए ये अप्रोच इज नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। बट लाइक आई सेड कि ये अप्रोच कुछ लोग को हेल्प करता भी, इट हैज हेल्प मी आल्सो। बट अगेन क्योंकि मेरे पास लाइक काम भर का एक्सपीरियंस है, लाइक मैं इतने टाइम से इस चीज में हूँ, सो मेरी प्रोसेस काफी ऑटोमेट हो चुकी है। आई एम वे फास्टर देन यू पीपल, बिकॉज अभी आप रिलेटिवली आप यंग हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि डू नॉट रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, एंड यू लाइक स्टार्ट योर पैराग्राफ विद अ ओपन माइंड, कि जिस तरीके से होता है ना, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन मुद्दा समझने की कोशिश, टोन समझने की कोशिश, एंड देन यू गेट टू द क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चन पढ़ो एंड देन यू लुक फॉर दैट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। देन बीवेयर ऑफ रशिंग थ्रू द पैसेज, कि टाइम की तो कमी है, भागे जा रहे हैं आप। अब जब प्रैक्टिस इनफ कर लेंगे तो यू विल हैव योर कंफर्टेबल पेस, क्योंकि इसीलिए प्रैक्टिस का तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। तो आपको जब प्रैक्टिस कर लेंगे, यूल नो इतनी तेज पढ़ूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब इतना मुझे टाइम अगर डिवोट करना है एक पैराग्राफ को, तो इतनी स्पीड पे पढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स इट्स फाइन। तो बहुत तेज भी नहीं पढ़ना है और बहुत स्लो तो ऑब्वियसली आप पढ़ना अफोर्ड नहीं ही कर सकते, क्योंकि बहुत तेज पढ़ेंगे तो आप वर्ड्स का मीनिंग ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, आप कुछ चीजें, कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस भी कर सकते हैं। और लाइक क्लैट के जो पैराग्राफ्स होते हैं, दैट लाइक पैसेजेस होते हैं, दैट क्वाइट ट्रिकी। कई बार ऐसा होता है कि एक एक व्यू पॉइंट आ रहा है, फिर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया व्यू पॉइंट में, तो आपने मान लीजिए वो शिफ्ट मिस कर दिया, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि पॉजिटिव बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है। तो इसलिए यू डोंट हैव टू रश थ्रू द पैसेज, यू हैव टू लाइक हैव अ वेरी बैलेंस्ड स्पीड, जो इवेंचुअली प्रैक्टिस से आएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस तो स्किप करना ही नहीं है। देन स्किपिंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस इज समटाइम्स नेसेसरी, स्किपिंग फॉर द टाइम बीइंग, ये नहीं कि इनको छोड़ ही आना है। तो मान लीजिए 5 क्वेश्चंस हैं, कोई तीसरे क्वेश्चन में उसने कोई डिफिकल्ट सी वोकैबुलरी पूछ ली कि इस वर्ड का क्या मतलब है, आपको वो मिल भी नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो वहां अटके नहीं रहना, या कुछ ऐसा डिफिकल्ट सा कोई चीज पूछ लिया जो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं, तो उस पे ही दिमाग लगा के, ये नहीं कि नहीं नहीं, इसको क्रैक करे, आगे बढ़ जाओ। अगर वो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा जा रही है इस मोमेंट पे, आगे बढ़ जाओ, डील विद द रेस्ट ऑफ इट एंड देन गेट बैक टू इट। कि अच्छा ठीक है, क्योंकि आपने जब बाकियों के साथ डील कर लिया होगा, तो मे बी आपने कई बार वो पैसेज दो तीन चार बार और रिविजिट कर लिया होगा। तो हो सकता है कि अब आप थोड़े से और बेहतर स्पेस में हो कि अच्छा ओके ओके, ये मतलब है इस पैराग्राफ में, ये चल रहा है। तो अब जब उसको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद वापस से रिविजिट करेंगे, तो आप उसको और बेहतर समझ पाएंगे, एंड इट इज हाईली लाइकली कि तब वो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाए। तो अगर कोई क्वेश्चन अटक रहा है और आपको लग रहा है कि इट्स टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल अमाउंट ऑफ टाइम, देन लीव इट देयर फॉर द टाइम बीइंग, do the other questions and come back to it then। तो it will be very helpful। वो क्वेश्चन फिर सॉल्व हो ही जाता है। अगेन प्रैक्टिस का तो कोई भी वो अप्रोच, और कोई अप्रोच हो ही नहीं सकता। तो जो मैंने ये बताया है बेसिकली वही, यू हैव टू रीड द एंटायर पैसेज फर्स्ट, नो शॉर्टकट्स, you have to identify the key elements while you are reading, focus on the structure, how ideas are organized, viewpoints, different perspectives कैसे present हुए हैं, tone क्या है author की, contrasting opinions, transition of opinion, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। एनोटेशन टेक्निक्स, मतलब कि आप कैसे हाईलाइट, क्या क्या चीजें करें, कैसे ब्रीफ नोट्स लें, इसके बारे में हम आगे थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। बट ये खाली एनोटेशन टेक्निक्स और हाईलाइट वगैरह करने वाली चीजें मोटी मोटी प्रेपरेशन फेज के लिए है। ये समराइज करने वाला चीज मेंटली तो आप एग्जाम में भी समराइज करेंगे, मैन्युअली पेन से लिख लिख के आप खाली प्रेपरेशन में समराइज करेंगे। ठीक है। समराइज एंड रिफ्लेक्ट आफ्टर रीडिंग, रिफ्लेक्ट करना, कॉम्प्रीहेंड, क्योंकि ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कि आपको कॉम्प्रीहेंड भी करना है, रीड भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है। तो इसलिए खाली रीड करने से काम नहीं होगा। ठीक है। देन आंसर द क्वेश्चन इन अ लॉजिकल ऑर्डर, और कुछ अगर अटक रहा है यू कैन लीव इट फॉर द टाइम बिंग एंड गेट बैक टू इट लेटर। अब आपका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको आज जो भी आपने सीखा स्किमिंग स्कैनिंग, इस चीज के साथ गो बैक एंड डू सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो।
नाउ फाइनल टिप्स एंड कंक्लूजन्स, ऑलवेज रीड विद द पर्पस कि ये लाइक मुद्दा क्या है इसमें, लेट्स सी। ये नहीं कि हमें खाली वर्ड पे आंखें डाल करके उससे पास कर लेना, नहीं। क्या बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, खुशी से बात हो रही है, दुख की बात हो रही है, क्रिटिसिज्म से भरा हुआ है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है, या बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ये सब चीजें आपको ध्यान देते हुए पढ़ना है। ऑलवेज रीड विद द पर्पस, कंबाइन स्किमिंग एंड स्कैनिंग फॉर एफिशिएंसी, खाली एक टेक्निक से काम नहीं होगा। प्रैक्टिस डेली विद डेंस मटेरियल्स, इसीलिए मैं हमेशा ओ माय गॉड व्हाट इज दिस सेक्शन से शुरुआत करती हूँ, ताकि योर माइंड गेट्स यूज्ड टू डेंस मटेरियल ऑल्सो। कुछ डेंस सामने आ जाए तो वो डरे नहीं, वो एकदम एक्शन मोड में आ जाए। तो एडिटोरियल्स या रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह आप पढ़ेंगे तो दैट इज गोइंग टू हेल्प। रिसर्च आर्टिकल जैसे बहुत मेजर रिसर्च आर्टिकल्स नहीं, पर जैसे आउटलुक जैसी मैगजीन हो गई जिसमें कोई नया साइंस की चीज आ गई तो उसके बारे में कुछ आर्टिकल है, देन यू रीड दैट, क्योंकि साइंस रिलेटेड आर्टिकल्स भी पैसेजेस भी आते हैं। सो इट्स लाइक प्रैक्टिसिंग लाइक अ वेडिंग डांस, कि आपको एक एक स्टेप मेमोराइज नहीं करना है, बट जस्ट एक फ्लो बनने लगता है तो चीजें अपने आप होने लगती हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, आई होप this lecture was enjoyable for you, and the most important part, practice, practice, practice.